हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन को वॉच कर रहे हैं तो फिर ये कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। यस, क्विकली कंफर्म कर देंगे। तो चलें शुरू करते हैं केस स्टडीज़ को। सो केस स्टडी क्वेश्चंस ये प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग पेपर के हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस पहले केस स्टडी को देखते हैं। कलेक्शन ऑफ अकाउंट पे चेक्स के ऊपर ये केस स्टडी है। अकाउंट पे चेक जब इशू किया जाता है तो पे उसका पेमेंट लेता है बाय डिपॉजिटिंग इन हिज अकाउंट, और समटाइम इसको कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द पेइंग बैंक। बैंक बी रिसीव्स 4 checks from different customers for collection, which are crossed as an account pay. Details are provided as under. How will you deal with these checks and why? क्वेश्चन क्या है? बैंक बी के पास 4 डिफरेंट कस्टमर्स ने 4 चेक डिपॉजिट किए कलेक्शन के लिए, विच आर क्रॉस्ड एज एन अकाउंट पे। डिटेल्स आर प्रोवाइडेड एज अंडर। हमने बताना है इन चेकों के साथ डील करते हुए बैंक बी किस तरह से रिएक्ट करेगा और क्यों रिएक्ट करेगा। तो आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर। तो चलें अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो फर्स्ट चेक डिपॉजिटेड बाय XYZ लिमिटेड, जिसका अमाउंट है 67,500, और ये ड्रॉ किसकी फेवर में है? इट इज ड्रॉन इन फेवर ऑफ X, और वो डायरेक्टर है उस कंपनी का, और इसे क्रॉस्ड अकाउंट पे किया हुआ है। सो व्हाट वी विल डू इन दिस केस, इस केस में क्या करेंगे? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए इसमें क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सो अकाउंट है XYZ लिमिटेड का, चेक ड्रॉन है इन फेवर ऑफ X जो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं, क्रॉस्ड हैं अकाउंट पे। तो इस चेक का क्या करेंगे? फ्रेंड्स, इस चेक को बैंक कलेक्ट नहीं कर सकता। बैंक विल नॉट कलेक्ट दिस चेक। वाई? बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस कहती हैं कि अकाउंट पे क्रॉस्ड चेक को हम कलेक्ट नहीं करेंगे किसी और पार्टी के अकाउंट के लिए। तो यहाँ चेक ड्रॉ किया गया है एक्स की फेवर में, और ये किसी और पार्टी के अकाउंट से कलेक्ट करवाया जा रहा है। सो दिस इज नॉट अलाउड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये इंस्ट्रक्शन क्यों दिया? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक हमें जो स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन अवेलेबल है, एक लीगल स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन अवेलेबल है, और वो है सेक्शन 131 NI एक्ट में, तो फिर वो अवेलेबल नहीं होगी एज ए कलेक्टिंग बैंक। तो इसलिए इस चेक का कलेक्शन नहीं किया जाएगा। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ABC कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, वैल्यू चेक का है 47,653, ड्रॉ है इन फेवर ऑफ S। S क्या है? मेंबर है उस सोसाइटी के, और क्रॉस्ड अकाउंट पे तो है ही चेक। तो इस चेक को क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू विद दिस चेक, इस चेक का क्या किया जाएगा? सो व्हाट इज योर आंसर? अपने आंसर को, अगर आप लाइव क्लास वॉच कर रहे हैं तो आप आंसर को चैट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन को वॉच कर रहे हैं तो फिर अपनी कॉपी में अपने आंसर को लिखिए और फिर आंसर को टैली कर लीजिए विद द गिवन आंसर।
So what is the answer for question number 2? फ्रेंड्स, ये चेक एक्सेप्ट किया जा सकता है। सो इस चेक को ABC कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शंस क्या हैं। सो नॉर्मली अकाउंट पे चेक को थर्ड पार्टी अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस जनरल रूल की एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जहां चेक का अमाउंट अप टू ₹50,000 है, नंबर 1, एंड सेकेंडली ये चेक इशू हुआ है मेंबर ऑफ द सोसाइटी की फेवर में, और वो सोसाइटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है। तो उस केस के अंदर ₹50,000 चेक के चेक्स को सोसाइटी के अकाउंट्स के थ्रू क्रेडिट किया जा सकता है आफ्टर कलेक्शन। तो दिस इज परमिटेड। चलिए अब हम चलते हैं सिचुएशन नंबर 3 के ऊपर। ABC कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी चेक ₹90,153 का है, ड्रॉन इन फेवर ऑफ T है, जो मेंबर है उस सोसाइटी का। इस केस में क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। तो अमाउंट हियर इज 90,153। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, एक्सेप्ट के पेई का नाम डिफरेंट है और अमाउंट डिफरेंट है। तो व्हाट विल हैपन इन क्वेश्चन नंबर 3? वैसे ब्रॉडली इसका आंसर ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर केस में इसका कलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गिवन एक्सेप्शन का एक पार्ट इसमें सेटिस्फाई होता है, दूसरा पार्ट सेटिस्फाई नहीं होता। तो जो पार्ट सेटिस्फाई नहीं होता वो है इसका अमाउंट, जो ₹50,000 से ज़्यादा है। इसीलिए इस चेक को कलेक्ट नहीं किया जा सकता फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। So fourth question, RRB which is not a member of a clearing house। तो ये चेक RRB की फेवर में है, सॉरी RRB ने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहा है। RRB रीजनल रूरल बैंक, जो क्लियरिंग हाउस का मेंबर नहीं है, और चेक का वैल्यू 321,018, और यहाँ पे ये चेक ड्रॉ किया हुआ है PQR लिमिटेड की फेवर में, जो RRB के पास अकाउंट मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे लेटस से बैंक B मेन बैंक है और RRB का अकाउंट इस बैंक के पास है। बैंक B तो क्लियरिंग का मेंबर है, लेकिन बैंक RRB क्लियरिंग हाउस का मेंबर नहीं है, और ये चेक RRB के कस्टमर का है, जो RRB अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहा है। तो इस केस में व्हाट विल हैपन? तो क्या इस चेक को एक्सेप्ट करेंगे फॉर कलेक्शन और नहीं करेंगे? सो दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22? तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे भी RRBI परमिट करता है। सो बैंक कैन कलेक्ट दिस इफ इट इज अ स्पॉन्सर बैंक, सो दिस इज द कंडीशन। तो इस केस में बैंक भी इस RRB का स्पॉन्सर बैंक होना चाहिए, सो दिस इज द कंडीशन। एंड RRB क्लियरिंग हाउस का सब मेंबर के तौर के ऊपर ट्रीट किया जाएगा, यानी RRB डायरेक्टली चेकों को प्रेजेंट नहीं कर सकता, ये प्रेजेंट कर सकता है स्पॉन्सर बैंक के थ्रू। तो दिस इज परमिटेड। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, Z चेक का अमाउंट है 19,655, ड्रॉ किया है इन फेवर ऑफ Y ने इसको एंडोर्स किया है इन फेवर ऑफ Z, क्रॉसिंग अकाउंट पे ही की है। तो यहाँ पे Z ने एंडोर्समेंट किया हुआ है
इन फेवर ऑफ वाई। तो ये एक नई सिचुएशन अराइज हो गई है। तो इस केस में इसको कलेक्ट किया जाएगा थ्रू अकाउंट ऑफ जेड और नॉट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शैल बी द आंसर। देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। फ्रेंड्स, ये कलेक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज दिस टाइप ऑफ एंडोर्समेंट अकाउंट पे ही चेक है ये, तो ये एंडोर्समेंट परमिटेड नहीं है। और दूसरे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन भी इसको परमिट नहीं करती हैं फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि इसमें स्टेचुटरी प्रोटेक्शन जो अवेलेबल रहता है बैंक को, कलेक्टिंग बैंक को अंडर सेक्शन 131 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो वो प्रोटेक्शन इसमें ख़त्म हो जाएगा इन केस ऑफ फ्रॉड। इसीलिए दिस कैन नॉट बी परमिटेड। तो ये थी हमारी केस स्टडी नंबर 1, जिसमें हमने 5 डिफरेंट क्वेश्चंस को किया। अगली केस स्टडी में जाने से पहले ये इम्पॉर्टेंट आपके बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लगातार फ्री लाइव क्लासेस डेली बेसिस के ऊपर कंडक्ट करते हैं। ये क्लासेस जेईबी के लिए, सीआईबी के लिए, प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए हैं। इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं थ्रू क्वेश्चंस, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है तो हम केस स्टडीज़ को भी डिस्कस करते हैं। इन क्लासेस को अगर आप अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इनको इमीडिएटली ज्वाइन करें और इनका बेनिफिट लें, ताकि आपकी पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव कर सकें। तो चलें अब हम चलते हैं अगली केस स्टडी के ऊपर। सो ये केस स्टडीज़ है बिल्स फॉर कलेक्शन के ऊपर। बिल्स क्या होते हैं? सो बिल जो सेलर हैं गुड्स के, वो ड्रॉ करते हैं किन के ऊपर? बायर के ऊपर। किस पर्पस के लिए? पेमेंट ऑब्टेन करने के लिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका इंफॉर्मेशन गिवन क्या है। XYZ लिमिटेड सेल्स गुड्स फॉर डिफरेंट कस्टमर्स spread over the entire country. It raises bill of exchange on these parties to collect payment. It hands over these bills to the bank for collection. Recently, it handed over the following bills. पहले इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर लें। XYZ लिमिटेड गुड्स सेल करते हैं डिफरेंट कस्टमर्स को, और वो कस्टमर्स पूरे कंट्री में स्प्रेड ओवर हैं, और पेमेंट कलेक्ट करने के लिए फिर XYZ बिल रेज करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज रेज करते हैं, और उसके बाद वो हैंड ओवर कर देते हैं बैंक को फॉर कलेक्शन। रिसेंटली XYZ ने इन बिलों को हैंड ओवर किया बैंक को फॉर कलेक्शन। सो बिल नंबर 1, बिल ऑफ एक्सचेंज ₹45,600 deposited on June 4. It was realized and credited to company's account on June 26. नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड वो 4 days का है। सो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड मीन्स बिल को जो भेजा गया उस सेंटर के ऊपर जहाँ पर ये ड्रॉन है, क्योंकि वहाँ पे बायर ने पेमेंट करना, उसको हम कहते हैं यहाँ पे नॉर्मल पीरियड ऑफ ट्रांजिट। अब इस केस के अंदर ये दूसरा बिल है। बिल ऑफ एक्सचेंज 93,480 on June 5. It was realized and credited to company's account on June 30. तो ये जून 5 को डिपॉजिट करवाया गया और ये क्रेडिट हुआ जून 30 को। नॉर्मल पीरियड ट्रांजिट का है 6 days इन दिस केस। तो ये किसी दूर वाले स्टेशन के ऊपर बिल ड्रॉ होगा, इसीलिए इसको 2 दिन ट्रांजिट के एक्स्ट्रा लगे। बिल ऑफ एक्सचेंज वैल्यू है 33,760। तो ये
कंपनी ने डिपॉजिट करवाया ऑन जून 6। इसका जो रियलाइजेशन हुआ ये हुआ जून 18 को और नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड 3 दिन का है। अब हमने इनमें क्या करना है? You are required to examine if bank is required to pay any interest to XYZ for delay in collection according to RBI direction and answer the following questions। हमने इनको एग्जामिन करना है तीनों को। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कि कहीं इसमें XYZ को कोई इंटरेस्ट पे करना तो नहीं बनता बिकॉज कलेक्शन के पीरियड में डिले हुआ है। तो यहाँ पे हमने आरबीआई के डायरेक्शंस को फॉलो करना है और कुछ आंसर्स हमने प्रोवाइड करने हैं। आई एम श्योर हम क्वेश्चन को ठीक से अंडरस्टैंड कर गए हैं। तो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं इसके आंसर को। तो चले, ये पहला क्वेश्चन है, द डिले हैज अकर्ड ऑन कलेक्शन एंड क्रेडिट ऑफ अमाउंट टू देयर अकाउंट फॉर विच बिल्स एंड व्हाट इज द डिले पीरियड। तो ये तीनों बिल्स के केस में हमने बताना है कि किन केसेस में ये डिले अकर हुआ है। सो किस में? कलेक्ट करके उसको क्रेडिट करने में। तो किन किन में ये डिले अकर हुआ है? अब डिले को कैलकुलेट करने के लिए हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो डिले बनती है बिल नंबर 1 के अंदर एंड बिल नंबर 2 के अंदर, यानी इस बिल में और इस बिल में। क्योंकि जो टोटल पीरियड है बिल नंबर 1 के लिए 22 डेज का है। सो अगर हम देखते हैं 4 जून को इसको सबमिट किया गया, 26 जून को इसे क्रेडिट किया गया अमाउंट को। सो टोटल पीरियड है 22 डेज का। और बिल नंबर 2 के केस में टोटल पीरियड है 25 डेज का। सो 5th को कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करवाया गया, 30th को इसे क्रेडिट किया गया अमाउंट को। जबकि जो अलाउड पीरियड है दोनों ही केसेस के अंदर वो है 8 दिन का पीरियड, साथ में नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड का पीरियड। तो यहाँ पे 8 दिन अलाउड है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो अगर 8 दिन एक और नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड पहले बिल के केस में 4 डेज का है तो टोटल पीरियड बनता है 12 डेज का, जिसमें ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। दूसरे केस में 8 + 6 डेज है, यानी 14 डेज का नॉर्मल क्रेडिट होना चाहिए। और तीसरे केस में व्हाट इज़ द पोजीशन? तीसरे केस में जून 6 को डिपॉजिट हुआ, जून 18 को ये क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे लगे कुल मिला के 12 डेज और ट्रांजिट पीरियड है 3 दिनों का। तो अगर 12 डेज का पीरियड लगा और टोटल 3 दिन का ट्रांजिट पीरियड है तो 12 डेज टोटल लगे। तो इस केस में ये डिले तो बिल नंबर 3 के केस में ये ट्रांजिट पीरियड एक्चुअल 5 डेज का है, नॉट ऑफ 3 डेज। तो इस पर्टिकुलर केस में 12 डेज का टोटल पीरियड लगा जो रूल के मुताबिक बनना चाहिए। एक्चुअल पीरियड लगा इसके अंदर अवेलेबल है 13 डेज का पीरियड। तो इसमें 12 डेज टोटल पीरियड में रियलाइजेशन हो गया। अवेलेबल कितने हैं? 8 + 5 डेज, तो टोटल 13 डेज अवेलेबल है। यानी डिले हुआ बिल नंबर 1 के अंदर एंड बिल नंबर 2 के अंदर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अगर इसमें इंटरेस्ट पे करना पड़े तो व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन दीज बिल्स वेयर इवेंट ऑफ डिले हैज अकर्ड। तो जिन केसेस में डिले हुआ है उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। सो बैंक डिले का पीरियड जो है उसके लिए इंटरेस्ट पे करेगा। हमने यहाँ पे बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका क्या रहेगा।
फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन के मुताबिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 2% पर एनम अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल है एट दैट टाइम ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स। अगर सेविंग बैंक के अकाउंट्स के ऊपर उस बैंक का एट दैट पीरियड 3% इंटरेस्ट रेट है तो दिस मीन बैंक 5% इंटरेस्ट पे करेगा पर एनम के रेट से। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर भी हम चलते हैं इसी के स्टडी में, लेकिन उससे पहले ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स, हमारे जो वीडियो लेसन्स हैं अगर आप इनसे प्रिपरेशन करते हैं तो इन वीडियो लेसन्स में हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान करके बताते हैं जिससे आप उनको ईजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और जिसके चलते आप देर तक उनको याद भी रख सकते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हमारे क्वेश्चन बैंक से तो फिर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट आप और देर तक याद रख सकते हैं और सिंपल बन जाते हैं। अगर आपने इस फैसिलिटी को अभी तक यूज़ नहीं किया तो दिस इज़ समथिंग यू आर मिसिंग, क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी है और वेरी लो प्राइस है इन सभी का। तो इनको अगर आपने यूज़ नहीं किया तो इनको यूज़ करें। ये अवेलेबल कहाँ पे होंगे? ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज के अंदर। वहीं आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें अगले क्वेश्चन से ऊपर चलते हैं। तो अगर आपने इनको यूज़ नहीं किया तो इसके बारे में इमीडिएटली इसको यूज़ करने के लिए प्लान करें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ पीरियड ऑफ डिले फॉर डिफरेंट बिल्स। अलग अलग बिलों के लिए डिले का पीरियड कितना है? तो अगर हम लेते हैं पहले बिल का पीरियड तो 22 डेज टोटल पीरियड लगा, 4 दिन ट्रांजिट के हुए, 8 डेज जो स्पेसिफाइड डेज हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूल्स के अंदर। सो 22 माइनस 4 माइनस 8 तो 10 डेज का डिले हुआ बिल नंबर 1 के केस में। बिल नंबर 2 के केस में 25 डेज टोटल लगे, 8 डेज अलाउड है नॉर्मल, 6 डेज ट्रांजिट के हुए, तो इट मीन्स 11 डेज का डिले हुआ है इस केस के अंदर। What is breakup period for period of delay for different stages in collection process according to RBI directions? ये जो 8 डेज का पीरियड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट करता है डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर कलेक्शन प्रोसेस में, तो ये पीरियड कितना कितना है हमने इसका ब्रेकअप बताना है बिकॉज कई एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं 2-2 का कौन सा ये पीरियड अवेलेबल है। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के बाद हमने 2 दिन हर एक एक्टिविटी के लिए परमिट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2 डेज जो हमने बिल को डिस्पैच किया, 2 डेज जब हमने बिल का प्रेजेंटेशन किया ड्रॉई पार्टी को यानी बायर को। रिमिटेंस ऑफ प्रोसीड्स टू लॉजर्स बैंक, जो लॉजर का बैंक है यानी सेलर का बैंक है उसके अकाउंट में उस ब्रांच के द्वारा रिमिटेंस करना। और 2 दिन परमिटेड है क्रेडिटिंग प्रोसीड्स टू द ड्रॉयर्स अकाउंट, सेलर के अकाउंट को क्रेडिट करना। हर एक एक्टिविटी के लिए 4 एक्टिविटीज़ हैं, सभी के लिए 2-2 दिन का पीरियड है, इसीलिए ये टोटल पीरियड बन जाता है 8 डेज का। बिल एट सीरियल नंबर 2 वाज सेंट टू अनदर बैंक विच टुक 4 डेज इन रिमिटेंस ऑफ प्रोसीड्स टू द लॉजर्स बैंक। जो बिल नंबर 2 था उसको किसको भेजा गया था? वहाँ उस बैंक की अपनी ब्रांच नहीं थी, इसीलिए कलेक्टिंग बैंक ने इसको किसी दूसरे बैंक को भेजा और उस कलेक्टिंग बैंक ने रिमिट करवाने के लिए इंस्टेड ऑफ 2 डेज 4 डेज का पीरियड ले लिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीरियड कितना है। रिमिटेंस ऑफ प्रोसीड्स का पीरियड 2 दिन का है, लेकिन इस बैंक ने 4 डेज का पीरियड ले लिया। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी डेज इंटरेस्ट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम दिस बैंक। क्योंकि इस बैंक ने ज़्यादा पीरियड लिया, इसीलिए क्वेश्चन ये है कि इस बैंक से कितने पीरियड का इंटरेस्ट रिकवर किया जाएगा। क्योंकि इस बैंक ने 2 दिनों का पीरियड ज़्यादा लिया, अलाउड पीरियड वाज 4 डेज,
अलाउड पीरियड वाज 2 days और इसने लिए 4 days, तो इस बैंक से 2 days का इंटरेस्ट रिकवर किया जाएगा। How much interest shall be paid for delayed collection of bill number 1 if a saving bank interest rate is 3%? तो अगर सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट 3% हम लेते हैं तो जो पहला बिल है उसके ऊपर बैंक कितना इंटरेस्ट पे करेगा। तो पहले बिल के लिए हमने डिले पीरियड कितना कैलकुलेट किया था, तो डिले पीरियड कैलकुलेट किया था 10 days का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमारे पास वो कैलकुलेशन अवेलेबल है। तो 10 days का इंटरेस्ट पे करना है 3% के ऊपर, तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डिले के डेज है 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा 5% का, क्योंकि 3% प्लस 2% अबव दैट रेट है। 45,600 का ये अमाउंट है। सो 45,600 इंटू 5% इंटू 10 days, साल में होते हैं 365 days। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो 62 रुपीज़ 47 पैसा इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसे? इस बैंक को किसको पे करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा सेलर को, जो बैंक का कस्टमर है जिसने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करवाया था। इसी पैटर्न के ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 7 बना सकते हैं सेकंड बिल के लिए। सेकंड बिल का जो अमाउंट था दैट इज आई थिंक 93,780। फिर भी एक बार हम एग्जैक्ट अमाउंट चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। अमाउंट एक्चुअल है 93,480, 5% इंटरेस्ट रेट है, 11 days का पीरियड है जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। तो ये 11 days का पीरियड है, तो 365 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए क्या बनती है। सो व्हाट इज द कैलकुलेशन फॉर दिस? सो व्हाट शैल बी आंसर फॉर दिस? क्या कैलकुलेशन बनती है, कितनी कैलकुलेशन बनती है? कर दीजिए कैलकुलेशन। इससे पहले कि हम आंसर को शेयर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। अगर आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप हमें यहाँ पे मेल कर सकते हैं। हम सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन आई एम वेरी श्योर आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसको इमीडिएटली लाइक कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए बहुत सारे और स्टूडेंट्स को इस सेशन को दिखाने की कोशिश करता है। तो दिस मीन हमारा लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, हमारा लाइक करना और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के बराबर हो जाता है। आप अपने लेवल के ऊपर इसे शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे बहुत सारे लेसन्स को मिस कर रहे होंगे, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ। तो चलें अब हम लौटते हैं अपनी कैलकुलेशन के पास। सो हमारी कैलकुलेशन इसमें बन जाती है 140.86 पैसा। तो दिस मच इंटरेस्ट इज टू बी पेड। तो ये लास्ट वाले जो दो क्वेश्चंस हैं 6 और 7 हमने अभी बनाया, जो ये दोनों कैलकुलेशन की केस स्टडी भी अलग से बन सकती हैं। तो चलें आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारी फ्री क्लासेस यूट्यूब के ऊपर जो डेली कंडक्ट करते हैं उनको अभी आप यूज़ नहीं कर रहे, तो तुरंत उनको यूज़ करें और पेपर की प्रेपरेशन में उसका बेनिफिट लें। तो चलें अब वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। इसी प्रकार की और क्लासेस हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।